right, of cost and revenue, how the cost behaves and how the revenue behaves. Now, this chapter is one of the most important chapter, basically for a point of view of अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम. अगर हमको प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम समझना है तो कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को समझना ज़रूरी है. सी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, क्योंकि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम समझने का मतलब ये होता है कि when will the producer will increase the profit. See, producer ऐसे रुकेगा नहीं. To have an equilibrium means to have a satisfaction, and to have the satisfaction means to get maximum profit. अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कब होता था? व्हेन एट अ लोअर कॉस्ट, कम दाम में उसको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का गुड मिले तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है. वैसे ही प्रोड्यूसर कब सेटिस्फाइड होता है? व्हेन अ प्रोड्यूसर इज गोइंग टू गेट सेटिस्फाइड, व्हेन they are going to get maximum profits. So in here, what we are going to talk about is a producer's equilibrium. And when I talk about the producer equilibrium, what I mean to say is that the producer will try to maximize his profit. So let's understand. The very first thing in cost analysis, सब हम पहले सबसे पहले cost analysis करेंगे, और cost analysis में भी सबसे पहली जो चीज समझनी है वो monetary cost समझनी है कि ये monetary cost क्या होते हैं, right? So the very first thing which we're going to understand is costs, right? That is monetary cost. Now monetary cost actual में हम देखने जाए तो दो प्रकार से है. The one what we call is explicit cost जो दिखती है, and one what we call as implicit cost जो दिखती नहीं है. बिजनेस में जो कॉस्ट दिखती है वो बहुत कम होती है और जो नहीं दिखती है वो बहुत ज्यादा होती है. इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग. अगर आपने कभी आइसबर्ग ना देखा हो तो मैं बता दूं, राइट? देयर वाज अ वन मूवी अबाउट टाइटैनिक, उसमें भी आइसबर्ग दिखाया गया था और उसमें बताया जा रहा है कि व्हेन वो शिप वो आइसबर्ग से टकराती है तब उसको पता चलता है कि वो आइसबर्ग इतना छोटा नहीं है, अंदर से बहुत बड़ा है. और नॉर्मली बिजनेस में भी वही होता है, जो खर्चे दिखते हैं वो बहुत छोटे होते हैं पर एक्चुअल में जो खर्चा होता है वो बहुत बड़ा होता है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन रिलेट द एंटायर थिंग विद अ टिपिकल आइसबर्ग. सो जो कॉस्ट हम जो करते हैं और जो दिखती है, जैसे कि हमने किसी को सैलरी दिया, किसी को रेंट दिया, राइट, वो दिखती है वो बहुत छोटी होती है, बट जो कॉस्ट हमको इंकर्ड होती है वो बहुत ज्यादा होती है. याद रखिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है और उसको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको ये समझना है कि बिजनेस कितना फ्लरिश होगा या कितना डेवलप होगा आगे जाके. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस वेरी क्विकली. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, राइट? द वर्ड रिकॉर्डेड इज इंपॉर्टेंट, राइट? बट और उसका रिप्रेजेंट भी किया जाता है, राइट? यानी कहने का मतलब दे कैन बी पेड आउटसाइड द फर्म. द पेमेंट्स आर मेड टू द सप्लायर्स, राइट? और ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि पेमेंट दिखाया जाता है किसको पे किया गया है. इफ यू आर गोइंग टू पे टू एनी अदर वन आउटसाइड, सो इट कैन बी सीन. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है दिखने या दिखना. द अदर टाइप ऑफ कॉस्ट व्हाट वी कॉल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कभी दिखती नहीं है, होती जरूर है पर दिखती कभी नहीं है. So they are also recorded in accounts. ये भी record तो होता है accounts में, right? But they are not paid outside to anyone in the firm, right? उसका मतलब ये होता है कि ये cost जितनी भी हो रही है वो business के अंदर ही रहेगी, right? It is not going to go outside. Now कौन कौन सी तरह की cost ऐसी होती है जो actually accounts में दिखती है तो है, पर हम उसको record जब हम करते हैं वो outside लोगों के लिए नहीं होता है, internal लोगों के लिए होता है. और वो cost होती है the cost of owners funds. अगर ओनर अपने ही अ, आपको यानी कि अपने ही बिजनेस में अगर पैसा डालेगा तो डेफिनेटली ओनर विल टेक द इंटरेस्ट ऑन दैट, बट दैट इंटरेस्ट इज द ओनर्स इक्विटी, वो ओनर्स का ही पार्ट होगा और इसीलिए वो बाहर किसी को नहीं दिया जाएगा, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स फंड्स, इंटरेस्ट ऑन इज ओन कैपिटल, इन अदर वर्ड्स, राइट? और अगर ऐसे कॉस्ट है तो बिजनेस में खर्चे के नाम पे दिखाया तो जाएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस में खर्चे के नाम पे लिखा है तो जाएगा पर अल्टीमेटली वो ओनर के पास खुद ही आ जाएगा, राइट? बिजनेस में वैसा ही कॉस्ट ज्यादा होते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट.
जो एक्चुअली दिखानी ज़्यादा पड़ती है, राइट, पर अल्टीमेटली उसका खामियाजा यानी उसका जो व्हाट आई कैन से द ऑब्लिगेशन जो होते हैं वो ओनर के नाम पे रेस्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। दूसरे तरह के कॉस्ट आपको समझने हैं, वो है इकोनॉमिक कॉस्ट। नाउ इकोनॉमिक कॉस्ट बिजनेस में दो तरह से डिवाइडेड है। एक बोलते हैं फिक्स कॉस्ट और दूसरे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फिक्स कॉस्ट यानी जो कॉस्ट हम फिक्स चीज़ों पे करते हैं, जैसे कि ज़मीन है, राइट, जो फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब इस स्क्रू से कुछ फिक्स नहीं किया गया, बट इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो फिक्स कॉस्ट है। एक बार कॉस्ट करने के बाद आप घड़ी घड़ी उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि बिल्डिंग है, जैसे कि मशीनरी है, इन सब पे जो खर्चा किया जाता है वो सब फिक्स होता है, राइट। दैट इज ऑलवेज देयर फॉर द लॉन्ग रन, और इसीलिए उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। अदर टाइप ऑफ कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, जो नॉर्मली रॉ मटेरियल्स पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ चीज़ बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, राइट। चेयर बनानी है तो आपको लकड़ा चाहिए, तो दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो जितनी ज़्यादा चेयर बनेगी उतना ज़्यादा लकड़ा जाएगा बेसिकली। सो सच टाइप ऑफ कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। वैसा ही एक कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी, जो भी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। एट टाइम्स उसको सेमी वेरिएबल बोला जाता है, पर ज़्यादातर टाइम पे उसको वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे ही कैलकुलेट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इकोनॉमिक कॉस्ट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, राइट। एक है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के साथ समझते हैं थोड़ा। द कॉस्ट एंड फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स कॉस्ट। फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अगर हम खर्चा करें, जैसे कि बिल्डिंग पे खर्चा करें, जमीन पे खर्चा करें, तो फिक्स कॉस्ट है। बट दे डोंट यूजुअली चेंज द चेंज प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन बदलने से वो चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल, मशीनरी। Variable cost, on the other hand, are the portion of variable factors, right? Variable factors पे जो खर्चा करे variable cost है. And this change in production. See, fixed cost don't change with the change in production. Again, मैं write कर रहा हूँ, right? जबकि this cost will change with the change in production. वो production के साथ साथ वो भी बदलेगा, right? So let's take an example. If I want to make a soap, let's a Pierce soap, right? So I need a fixed cost, some of the fixed costs. Let's say I need a machines. So machines are a fixed cost. But at the same time, I need some raw materials also. Like I need potassium, I need oil, I need let's say perfume or glycerin, right? And I need a box to pack this. जितने साबुन ज्यादा बनाऊंगा उतना ही ये सब मटेरियल ज्यादा जाएगा। जितने कम साबुन बनाएगा बनाऊंगा उतना ही ये सब मटेरियल कम जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आर सच कॉस्ट दैट चेंज प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन बदलने से वो बदलेगा। बट लुक एट दिस मशीन्स। मशीन्स चेंज नहीं होंगे, मशीन वैसे के वैसे ही रहेंगे। भले ही प्रोडक्शन 2 से 200 हो जाए या 2000 हो जाए, मशीन का कॉस्ट जितना लगेगा उतना ही लगने वाला है, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है, राइट। सो अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स इन इकोनॉमिक्स। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। किसी को डाउट होता है तो प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन आस्क डायरेक्टली। नाउ फिक्स और वेरिएबल की मदद से हम समझ सकते हैं कि देयर टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व्स, और इससे हमको समझ में आता है कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। बिकॉज शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच रिमेन फिक्स्ड, राइट, whereas long term is a period of time where every factor is variable or long enough to change. So let's understand the types of cost curves. Cost curves के types प्रकार कितने हैं? शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स है और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स है। अभी ये शॉर्ट रन लॉन्ग कॉस्ट कर्व्स क्या है और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स क्या है समझते हैं। A short run output can be increased or decreased by changing only the amount of variable factors. Short run यानी वो टाइम जहाँ पे हम को अगर कमाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर से ही कमा सकते हैं, बिकॉज फिक्स फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन फिक्स, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। शॉर्ट रन इज अ पीरियड टाइम वेयर देयर रिमेन सम फिक्स फैक्टर्स। हम पढ़ चुके हैं ये। वो ऐसा पीरियड है जहाँ पे कोई ना कोई फैक्टर्स तो फिक्स रहता ही रहता है, राइट। जैसे कि लेबर है, रॉ मटेरियल्स है, केमिकल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, they are going to remain fixed. There are two types of short run cost curves. Short run cost curves के दो प्रकार हैं, right?
टोटल कॉस्ट को जिसको टीएफसी, टीवीसी या टीवीएससी में से नाम से जाना जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलो या टोटल कॉस्ट बोलो, और एवरेज कॉस्ट कर्व है जिसको एएफसी, एवीसी या एसी के नाम से जाना जाता है, राइट। तो टोटल कॉस्ट कर्व क्या है हम समझेंगे, और एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है वो समझेंगे। और उसमें एक और है एमसी, जैसे मार्जिनल कॉस्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसको एवरेज कॉस्ट के अंदर ही लिया गया है, बट डेफिनेटली इसका प्राइम इंपॉर्टेंस है जो हम आगे जाके समझेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। देन दे आर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। अभी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स ऐसे कॉस्ट कर्व्स है, दे आर लॉन्ग इनफ, राइट, आई मीन लॉन्ग इनफ वेयर एवरी फैक्टर्स रिमेन वेरिएबल, जब सभी फैक्टर्स वेरिएबल हो जाएंगे, राइट। सो लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज लॉन्ग इनफ टू चेंज ऑल द फैक्टर्स, फिक्स एज वेल एज वेरिएबल। अगर आप मशीन लेके, एक मशीन लेके कुछ लेट्स से प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ रॉ मटेरियल लगा के कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इट्स अ, यू कैन से इट्स अ शॉर्ट रन, बिकॉज आपके लिए मशीन फिक्स्ड है। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, फॉर एग्जांपल इतना सारा पैसा आ जाए कि आप एक मशीन नहीं 10 मशीन खड़ी कर सकते हो, राइट, धड़ाधड़, और बहुत सारा प्रोडक्शन करके बेच सकते हो, तो दैट मीन्स यू आर इन ए लॉन्ग रन। इट मीन्स आपके लिए कोई भी चीज फिक्स नहीं है, आपके लिए कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, राइट। यू कैन चेंज योर प्रोडक्शन एट योर विल, आप अपनी मर्जी से आपका प्रोडक्शन बदल सकते हो। अगर कोई ये कर सकता है तो वो लॉन्ग रन में है। जैसे कि मैं अगर मैं बोलूँ तो ये मुकेश अंबानी है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, रतन टाटा है, वो सब लॉन्ग रन में है, राइट। क्यों लॉन्ग रन बोल रहा हूँ मैं, भले ही वो कल नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हो लॉन्ग रन में आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स की भाषा में। क्यों? बिकॉज दे कैन चेंज एनी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एज दे विल। बट हम 20 साल तक अगर एक दुकान चला के बैठे रहे तो हम शॉर्ट रन में बोले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुकान अगर लेके बैठे हैं और वो दुकान से दूसरी दुकान नहीं कर रहे जब तक, तब तक हम शॉर्ट रन में ही है, बिकॉज फॉर अस वो दुकान का भाड़ा, वो दुकान का बिल, वो सब कुछ हमको फिक्स टर्म में भरना पड़ेगा, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड द लॉन्ग रन. Short run and the long run in economics is not a period of time. Again, I'm repeating it. It is not a period of time, but it is the way to understand how many factors of yours are fixed and how many factors of yours are variable. समझ में आ रहा है ये? Yes? Yes, sir. Okay. Let's move ahead. So, in the long run, output can be increased not only by using quantities of labor and raw materials. सिर्फ labor और raw materials use करके हम सिर्फ उत्पादन नहीं कर सकते. अगर हमको उत्पादन करना भी है तो हम बड़े बड़े प्लांट बना सकते हैं, राइट, बिकॉज वी आर लॉन्ग इनफ, राइट, एंड मशीनरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स वो डिराइव होते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में से ही, और इसीलिए उसको हम एसएसी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, या फिर एसएमसी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व से आते हैं। आपके सिलेबस के लिए लॉन्ग रन इतना डिटेल में नहीं है और इसीलिए हम नहीं जाएंगे, इतनी सही डेफिनेशन ही आपको समझनी है। पहले आज हम समझेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स क्या है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में पहले टोटल कॉस्ट डिवाइडेड है 3 भाग में, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड लास्ट इज टीसी, that is called what we call as total cost, right? So let's understand this three of them, right? Types. Type number one, फिक्स कॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन सिंपल बताई गई है, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। वो आउटपुट के बदलने से वो बदलता नहीं है, यानी आउटपुट कितना भी हो जाए, फॉर एग्जांपल इफ यू start producing 2000 units of output also, the fixed cost is going to remain fixed, it is not going to change overnight, right? So for example, if you take on y-axis cost, if you take x-axis में output लोगे, तो fixed cost का ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, it is parallel or horizontal to x-axis. Why? Because कितना भी आउटपुट आप कर रहे हो, आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स ही है। मशीन पे 150 रुपए का अगर खर्चा लग रहा है तो 150 ही लगेगा। अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ा भी दूं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू लेट्स से 200 यूनिट्स, तो भी 150 रहेगा। और इफ आई एम गोइंग टू रिड्यूस द प्रोडक्शन लेट्स से टू 2 यूनिट्स, तो भी 150 रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ाओ या कम करो,
Fixed cost is going to remain fixed. It is not going to change. That's why it is called fixed cost. The next is variable cost. या उसको बोलते हैं total variable cost. Now what is the definition of this variable? It changes the change with output. ये बदलता है आउटपुट के बदलने से, यानी उत्पादन अगर बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा. मैंने बोला वो वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑन इनपुट्स, दे आर द कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल्स. So they it will also increase with increase in output, right? This is for example. टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जरा ध्यान से देखो, राइट? तो उसका ग्राफ उससे ही समझ में आपको आएगा. So if we again I have taken the cost on y-axis and x-axis पे output लिया है, and look at the graph of TVs. This is a little bit weird graph, right? This is not something that you can understand very easily. ये ग्राफ कुछ अलग तरीके से दिखा रहा है, but this behavior of the graph is very stable in nature. Let me tell you why. Because TVC graph, this is what they call as an inverted S-shaped graph. Now inverted S-shaped graph का मतलब the graph in the starting, in the beginning, if you look at this, it is inverted S shape kind of the thing, right? अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह से inverted S shape की तरह जा रहा है, right? So in the beginning, if you look, the variable cost is increasing drastically, right? So for 1 to 2 unit, it is increased drastically. उसके बाद भी वो बढ़ रहा है, but बढ़ने का डर कम हो जाता है. And after some point of time, it again increases drastically. Why this happens? जब स्टार्टिंग में आप उत्पादन करना चालू करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक अ मैन्युफैक्चर अ सोप और लेट्स से मैन्युफैक्चर एनीथिंग लाइक सच, राइट? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू बेसिकली, आप स्टार्टिंग में क्या करते हो? आप स्टार्टिंग में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू प्रोक्योर मोर एंड मोर ऑफ द गुड्स. आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाओगे, राइट? और गुड्स बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए. तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल्स आप जाओगे मार्केट में लेने के लिए तो आपको कोई सस्ते दाम में तो देगा नहीं. Everyone is going to charge you higher, right? And when they're going to charge you higher, it means your cost is going to shoot up. So basically, what is going to happen is आपका cost बढ़ेगा like this, right? Then your cost start diminishing at certain level after certain level. क्यों? Because आपके पास bargaining power आ जाएगा. Because many of people are buying a product and यानी आउटपुट आपका बढ़ रहा है, यानी आउटपुट बढ़ने का मतलब ये होता है कि लोग आपके प्रोडक्ट ज्यादा ले रहे हैं. उसका मतलब ये भी होता है कि आपके कॉस्ट बढ़ेंगे तो सही, वेरिएबल कॉस्ट, बट उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, राइट? टू अ सर्टेन लेवल दिस हैपेंस, बट आफ्टर दैट आल्सो अगेन योर कॉस्ट आर राइजिंग. क्यों? क्योंकि एक बार बार्गेनिंग पावर आपको मिल गया तो बार्गेनिंग कितने टाइम तक मिलेगा? थोड़े आउटपुट तक आपको बार्गेनिंग अच्छा रहेगा, पर जैसे आप उत्पादन वापस बढ़ाओगे तो कॉस्ट तो बढ़ने ही वाला है. ओवरऑल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का मात्रा ज्यादा होती है, यानी वो ड्रास्टिकली ऊपर जाएगा. So this is why, this is the reason basically why TVC is inverse S shape. TVC का inverse shape S shape का होना, उसका reason ही ये है कि the cost increasing very drastically, then it reduces because of bargaining power, and then it start increasing. समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes. fine. Let's move ahead. When you add TFC and TVC, जब आप दोनों को ऐड कर दोगे TFC और TVC को, then you get total cost TC, right? So TFC plus TVC यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का समेशन ही है टोटल कॉस्ट. अगर उसकी अगर डेफिनेशन पूछो तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. आप बोल सकते हो वेरी इजीली. नाउ हाउ द ग्राफ वुड बी? So if you know the TFC graph, if you know the TVC graph, तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ आपको पता है, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अगर आपको पता है, तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ समझना बहुत ही आसान है, राइट? So how this graph is going to look like, right? This graph is going to look like this, something like this. Now look at the graph carefully. You know TFC behaves, it is parallel to x-axis. You know TVC behaves, right? It starts from the origin and go in inverted S shape. Now look at TVC. TVC दोनों का एडिशन है तो उसका ग्राफ कुछ इस हिसाब से होगा. TC का ग्राफ, टोटल कॉस्ट का ग्राफ ऊपर से क्यों है? Why it is above the TFC ग्राफ? इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि आपका जीरो लेवल ऑफ अगर आउटपुट होगा, अगर आपको आपका आउटपुट अगर नहीं भी होगा ना तो भी आपको कुछ कॉस्ट लगेंगे, और वो कॉस्ट कौन से होंगे? फिक्स कॉस्ट. बट आफ्टर दैट
After that, your cost is going to increase on the basis of the TVC. बाद में आपका जो कॉस्ट बढ़ेगा वो किस हिसाब से बढ़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से बढ़ेगा और ना ही टीएफसी, बिकॉज टीएफसी इज फिक्स नाउ, इज नॉट गोइंग टू चेंज. समझ में आ रहा है सबको ये टीसी का ग्राफ डेरिवेशन? यस. Yes, sir. Yes. Fine. So we are going to go with the next topic or the short run cost curves, and that is average cost. Now, what are average costs? जैसे TFC total fixed cost, TVC total variable cost और TC total cost हमने देखा, वैसे ही एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, ये भी एक कंसेप्ट है, राइट? याद रखिए, इकोनॉमिक्स में एवरेज का ज्यादा महत्व है टोटल से भी, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड. अभी यहाँ पे मैंने जो स्केड्यूल ड्रॉ किया है, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, वो स्केड्यूल सबका है. हमने टीएफसी, टीवीसी और टीसी तो हम समझ ही चुके हैं, राइट? यहाँ तक, राइट? व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ इज एएफसी, एवीसी और एटीसी क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड. टाइप्स, पहले तो प्रकार. नाउ पहला है एवरेज फिक्स कॉस्ट. अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर कोई पूछे, उसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे, तो इट इज नथिंग बट अ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ये फिक्स कॉस्ट है, एक यूनिट अगर आप बनाते हो तो उसका क्या फिक्स कॉस्ट है, राइट? पर यूनिट ऑफ आउटपुट का क्या फिक्स कॉस्ट है, दैट इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट. नाउ व्हेन यू लुक एट अ ग्राफ, सो आउटपुट लिया है एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कॉस्ट दिया है, और सर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा. अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, ये ग्राफ तो वियर्ड ही लग रहा है. लग रहा है. दिस इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये ग्राफ कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह है. एंड इफ यू लुक एट द ग्राफ, एएफसी ग्राफ को क्लियरली अगर आप देखोगे तो कोई भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ना ही वाई एक्सिस को, ना ही एक्सिस को, वो टच नहीं कर रहा है. दिस इज आल्सो व्हाट वी कॉल असिम्प्टोटिक टू एक्सिस. असिम्प्टोटिक यानी क्या? वो एक्सिस को टच करके नहीं जाएगा, वो एक्सिस से अंदर जाएगा, राइट? अभी आपको दिमाग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों सर, why AFC is like the behave as it is. So let me explain you this. So first you look at TFC. TFC को ध्यान से देखो. अगर आप TFC को देखोगे ध्यान से, then you will find the TFC going to remain fixed at every level of output. वो हर एक लेवल पे TFC fixed है, fixed cost fixed है, fixed cost is not going to change at any cost. So and look at AFC. AFC पहले 150 था, उसके बाद सेकंड यूनिट पे ड्रास्टिकली हाफ हो गया, 75. बाद में 50 हुआ, राइट? थर्ड यूनिट पे, फोर्थ यूनिट पे और कम हो गया, 37.5. इफ यू लुक एट द एएफसी, नाउ इट इज कंटिन्यूअसली ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग डाउन. पहले जो डाउन गया ना वो एकदम ड्रास्टिक था, क्योंकि 150 से सीधा 75, 75 हो गया, आधा हो गया. उसके बाद नीचे जा रहा है, पर उसके बाद नीचे जाने की स्पीड कम होती जा रही है. बाद में 75 से सिर्फ 25 से नीचे आया, 50. उसके बाद अगर आप देखोगे तो 50 से कितना नीचे आया एएफसी, 37.5, यानी 12.5 ही नीचे आया. कहने का मतलब हर टाइम उसकी स्पीड कम होती जा रही है. अगर मैं टीएफसी को 150 रखूं और मैं 10,000 यूनिट्स अगर मैं बना भी दूं, राइट? यू नो हाउ मच द एएफसी कम्स टू, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम्स टू हाउ मच? द एवरेज फिक्स कॉस्ट कम्स टू समथिंग अराउंड 0.0015, राइट? और अगर 1,000, सॉरी 10,000 एक यूनिट भी बनाऊं तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. इन अदर वर्ड्स, इफ यू लुक आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो एएफसी का ग्राफ थोड़े टाइम के बाद एकदम पैरेलल की तरह नजर आ रहा है वाई सॉरी एक्स एक्सिस के सामने, राइट? एएफसी इज लुकिंग एट अ पैरेलल, बट डू यू थिंक इट्स अ पैरेलल? नो, इट इज नॉट पैरेलल. स्टिल अगर आप मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो एएफसी इज स्टिल फॉलिंग. एएफसी अगर देखने जाओ तो फिर भी अभी भी गिर रहा है, उसका गिरना किसको दिखाई नहीं दे रहा है, कहने का मतलब, right? And that's why after some point of time
पहले AFC 150 से नीचे गिरा, 75 से 50, 50 से 37.5, and then AFC after some point of time it is going to be falling down and down, but it seems it's not falling down, it is still parallel to the x-axis, but it is not exactly a parallel. Are you getting this? AFC का behavior समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. It means also कि AFC की फॉर्मूला हम देख लेते हैं. It means the TFC upon Q. इसका मतलब ये भी होता है कि ज्यादा आउटपुट बनाने से एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे गिरेगी. दैट्स ट्रू, राइट? जैसे कि पहले एड्स के ड्रग बनते थे, डायबिटीज के ड्रग बनते थे, कम बनते थे, तो इसीलिए प्राइस भी ज्यादा होता था क्योंकि खर्चा ही ज्यादा लगता था. अभी क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, खर्चे कम लगेंगे हमको, राइट? प्रोडक्शन भी कम होगा, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट इज average variable cost. Now, what is average variable cost? That is what we call as AVC. Now, in simple words, AVC is nothing but it is the variable cost per unit of output. ये variable cost क्या है? हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट जो लगता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं रॉ मटेरियल्स डालता हूँ, राइट, मैं प्रोडक्शन के पीछे, तो उसमें वेरिएबल जाता है और ये एवरेज वेरिएबल, यानी जितना भी मेरे पास टोटल वेरिएबल था उसको डिवाइड बाय मैं आउटपुट कर दूं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 20,000 का खर्चा हुआ और मैं 1,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? 20 रुपया. सिंपल. अगेन यहाँ पे एक आपको दिखा रहा हूँ, 20,000 का अगर खर्चा हुआ मेरा, वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC, राइट, और अगर मैं 1,000 यूनिट बना रहा हूँ तो व्हाट विल बी TVC वुड बी 20 ना, राइट? इसका मतलब होता है दैट इज गोइंग टू बी माय AVC. यही मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा AVC हो जाएगा. TVC ना होकर क्या हो जाएगा? AVC. नाउ व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ AVC? We need to understand that also. Now AVC is U-shaped like this. Why so? ऐसा क्यों है? So याद करिए TVC को लास्ट स्लाइड्स में. TVC इन्वर्टेड एस शेप था, इसीलिए क्या होता था कि पहले वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता था, राइट, और उसके बाद वो कम होता है और उसके बाद वापस बढ़ता है. पर ये जो बढ़ने की स्पीड भी जो थी ना, वो कम मात्रा में थी. और इसीलिए अगर आप देख सकते हो कि TVC 15 से 28 जब हुआ तो AVC क्या है? वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा था. 15 से 14, 14 से 30, राइट? तो कुछ टाइम तक वेरिएबल कॉस्ट गिरेगा और ये देखा गया है. ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज कि स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज जो आपकी एवरेज आएगी वो कम होती जाएगी. क्यों? बिकॉज मोर एंड मोर men are utilized for the lesser amount of resources. More and more amount of the resources are being utilized for lesser amount of production. पर जैसे ही आपकी कैपेसिटी फुल होती जाएगी प्रोडक्शन की, तो वेरिएबल कॉस्ट भी राइज करेगा. और ये क्यों? बिकॉज नाउ यू आर गिविंग अ लोड और यू आर जस्ट डूइंग एक्सप्लॉइटेशन. आप लोड दे रहे हो किसके ऊपर? फिक्स फैक्टर के ऊपर. और इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा जाएगा, यानी वेरिएबल मटेरियल भी आपका ज्यादा जाएगा को बनाने के लिए. साबुन का अगर एग्जांपल मैं लूं सिंपल लैंग्वेज में, तो आप ऐसा समझ लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले 100 साबुन बनाऊं तो बहुत अच्छे से निकलेंगे मेरे, राइट? अगर मेरे मशीन की कैपेसिटी 2000 यूनिट की है साबुन बनाने की, तो मैं पहले 100 साबुन बहुत अच्छे से निकलेंगे, 200 बनाऊंगा तो अभी और भी अच्छे निकलेंगे. पर जैसे ही मैं 2000 कैपेसिटी के नजदीक आ जाऊंगा साबुन बनाते 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 बनाते, तो क्या हो जाएगा पता है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेरे वेरिएबल कॉस्ट हाई जाएंगे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं, मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हाई जाएगा, राइट? नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है? सो एवीसी इज यू शेप. वो नॉर्मली स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है वेरिएबल खर्चा, बाद में टर्ली पे आ जाता है और बाद में इंक्रीज होना चालू हो जाता है, राइट? एंड दिस इज व्हाट यूजुअली हैपेंस, राइट? नाउ इफ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट दिखेगा. नाउ एवरेज टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज अ समेशन ऑफ
average fixed cost and average variable cost. So that is what we call ATC, average total cost. So what is the definition of average total cost? It is a total cost per unit of output. वो total cost है, यानी इसके दो लैंग्वेज में हम बता सकते हो आपको. अगर आप AFC प्लस AVC करो, दोनों का ऐड करो तो भी आपको ATC मिलेगा. दैट इज वन थिंग. या फिर आप TFC में डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करो तो भी आपको AFC मिलेगा, राइट. या फिर आप मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि TC जो है ना, इसको रब कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ. ये जो TC डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करो तो भी मुझे ATC मिलेगा. तो 165 डिवाइड बाय 1 165 और 150 प्लस 15 165 होता है. जैसे 178 डिवाइड बाय 2 वो 89 होगा और 75 प्लस 14 भी 89 ही होगा, राइट. तो उसको और तरीके से ऐसे ही बोल सकता हूँ, इट इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ AFC एंड AVC. उसका ग्राफ कैसे होगा? आपने देखा AFC का ग्राफ कैसे है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, राइट. Look at the AVC graph, a U-shaped graph. Now what will be the graph of ATC? तो इनको समझने के लिए मैं वो दोनों ग्राफ को सुपर इम्पोज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ एक के ऊपर एक. सो आई हैव ड्रॉन ए AFC ग्राफ और उसके ऊपर मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूँ AVC का ग्राफ. नाउ यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ द ग्राफ यू हैव. If you couldn't able to understand, let me tell you, the graph would be something like this. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sorry for the glitch. पता नहीं क्या हुआ. So if you look at a graph ATC, the last topic, let me complete it. If you look at a graph of ATC, it is a U shape, it is a pronounced U shape. ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो pronounced U shape में है. अगर आप बोलोगे ऐसा क्यों है सर, स्टार्टिंग में क्या होता है कि AFC फॉल हो रहा है, राइट, AVC भी फॉल हो रहा है, तो द ATC जो ग्राफ है वो भी फॉल होगा. उसके बाद अगर आप देखोगे तो AFC गिरते 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 नीचे आ रहा है, AVC भी गिरते गिरते नीचे आ रहा है, राइट. इट मीन्स ATC भी गिरते गिरते नीचे आ जाएगा. एंड देयर आफ्टर AFC का अगर आप ध्यान से देखोगे वो गिर तो रहा है पर उसका गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी वो गिर रहा है अभी भी, बट यू कैन नॉट सी द फॉलिंग ऑफ AFC. It seems that AFC is parallel to x-axis. But now if you see carefully, the AVC is drastically going up, and because of AVC is drastically going up, ATC will also drastically will go up, because ATC और कुछ नहीं है, the summation of AFC and AVC only. So definitely अगर ये दोनों का summation ही है, right, मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है. If it is nothing but a summation of both of the graph, definitely ATC is also U-shaped and it will be more pronounced and more upward than AVC. वो ज्यादा प्रोनाउंस होगा, यानी वो कटोरी जैसा होगा. अगर इसको आप रकाबी जैसा समझ रहे हो, राइट, ये ग्राफ को, तो वो ग्राफ थोड़ा कटोरी जैसा आपको मिलेगा. कौन सा ग्राफ? ATC का, राइट. सो इट विल बी मोर प्रोनाउंस. वो कैसा होगा? थोड़ा ज्यादा प्रोनाउंस होगा, कटोरी की तरह. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये? Yes, Yes, sir. sir. Okay. If you don't understand again, then again, I just request you to go through the videos once again. Right? I'm going to post the video, and today I'm going to again post 4-5 more sums.
right, for homework in accounts. Is that clear? Okay, sir. Okay. That's it for today, right? I'm ending the session now, beta. Goodbye and take care. Sir, हाँ बेटा बोलो.